एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और मैं आपको सॉल्व कराऊंगी जितने भी रीट लेवल के पेपर्स होते हैं, सीटेट के पेपर्स होते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला पेपर है वो मैंने लिया है रीट लेवल 2017 का लेवल सेकंड का पेपर। ये जो है इसके अंदर फर्स्ट पेपर हमारा जो होता है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हमारा पेपर होता है। इसके अंदर 30 क्वेश्चन हमारे साइकोलॉजी के आते हैं, तो हम आज उन्हीं को सॉल्व करेंगे। हमारा जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो विद्यार्थी है वो हिंदी मीडियम के, तो हम जो पेपर सॉल्व करेंगे वो हिंदी में करेंगे, क्योंकि अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम और जो भी मतलब टर्म्स होंगे इंग्लिश में समझने के लिए वो हम समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बी ऑप्शन है हमारा पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छूट देना, और डी ऑप्शन है हमारा शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इसके अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। देखो, सभी जो विद्यार्थी होते हैं उन सबकी योग्यता अलग अलग होती है, तो योग्यता अनुसार अगर वो समूह में बच्चों को विभक्त कर रहा है, यानी कि वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूरा यहाँ पर ध्यान रखेगा, तभी वो योग्यता अनुसार समूह में उनको विभक्त कर सकता है। तो ये ऑप्शन तो क्या है इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। हमें नहीं, जो नहीं है इनमें से उसको चुनना है। सेकेंड है पाठ्यचर्या को समायोजित करना, यानी एडजस्ट करना है हमें करिकुलम को। तो करिकुलम को एडजस्ट करने के लिए हमें सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। सी है हमारा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। हम डी को भी देख लेते हैं, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। वही बात है, यहाँ पर हमें टीचिंग जो मेथड होते हैं उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जब हम ध्यान में रखेंगे तभी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा, क्योंकि नहीं हमें चुनना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है, मतलब दोनों जो उम्र है उसकी वो 9 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। बुद्धि लब्धि का वर्ग हमें चुनना है इसके अंदर। तो हमें पता है कि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, वर्ग चुनने के लिए हमें एक फ़ॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, और वो फ़ॉर्मूला मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके अंदर जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये इसका फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दोनों एज दे रखी है 9 वर्ष, तो हम 9 कर लेंगे इसके अंदर। 9 इंटू 100 हो जाएगा इसमें, एंड 9 से 9 कट हो जाएगा तो हमारा आएगा 100। और 100 जो हमारा इंटेलिजेंसी कैटेगरी होती है, वो 100 जो हमारा आता है वो एवरेज कैटेगरी के अंदर आता है, एंड इसका आंसर हो जाएगा हमारा औसत में। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे लिए कि निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है, ठीक है। ऑटिज्म से इंग्लिश में बोलते हैं स्वलीनता को। तो ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले तो कि ऑटिज्म होता क्या। ऑटिज्म जो है एक विकासात्मक विकार होता है, ठीक है। और जो विकासात्मक विकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आंतरिक और एक होता है बाह्य, ठीक है। आंतरिक के अंदर जैसे कि ऑटिज्म आ गया, बुलिमिया आ गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा आ गया, वियोग आ गया, दुश्चिंता आ गया, देखो। और बुलिमिया मतलब कि एक अधिक खाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब कि विकासात्मक विकार है और इसके अंदर बच्चा क्या होता है, कम खाता है, उसको कम खाने की प्रवृत्ति होती है बच्चे को, ठीक है। तो जो ऑटिज्म होता है ये क्या होता है, एक विकासात्मक विकार होता है, और इसकी सबसे पहले जो पहचान की थी वो लियो कैनर ने की थी। किसने की थी, लियो कैनर ने इसकी सबसे पहले पहचान की थी। इसकी सबसे पहले पहचान की थी लियो कैनर ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में,
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसकी सबसे पहले पहचान किसने की थी? लियो कैनन ने की थी। ठीक, इसके जो लक्षण होते हैं ऑटिज्म के वो इस तरीके से होते हैं कि तंत्रिका विकार होता है। एक तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको ये प्रभावित करता है। मस्तिष्क को जो है बहुत तरीके से प्रभावित करता है। मस्तिष्क का एक विकार भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके अंदर सामाजिक विकास को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है और हमारा जो व्यवहार है उसको भी ये प्रभावित करता है। इसके अंदर सबसे पहले तो संप्रेषण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे को। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन जो होता है इसके अंदर वो बच्चे का बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। वो कम बोलता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है और बोलेगा तो हकला के बोलेगा। अजीब शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे बोलते बोलते क्या करेगा, रुक जाएगा। सेकंड, उसका रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है, स्टेरियोटाइप बिहेवियर होता है उसका। थर्ड, कमज़ोर सामाजिक व्यवहार उसका होता है। उदासीन होता है वो, मतलब कहीं भी जाएगा तो ऐसे उदासीन सा खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। एकांतवासी मतलब उसको ग्रुप में खेलना और बच्चों के साथ खेलना, घूमना, ये सारी चीज़ें उसको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो खुद का अपना एक उसका माहौल बन जाता है और उसी के अंदर वो रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। दोस्त नहीं बनाएगा, उसको दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। नज़रें नहीं मिलाएगा, ऐसे नज़रें झुका के खड़ा रहेगा, किसी से भी बात नहीं करेगा। और रूढ़िबद्ध व्यवहार किस तरीके से बोल सकते हैं हम इसके अंदर कि वो नवीन चीज़ें नहीं करेगा। मतलब जो उसने जो बना रखी है अपनी चीज़ें कि गेम खेलना है तो उसी गेम को वो खेलता रहेगा। मतलब नवीन या परिवर्तन का वो विरोध करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकांतवासी होता है तो उसको जो प्रिय मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगती है उनको ही वो करने में आनंद प्राप्त करता है। सीमित रुचियाँ होती है उसकी और खुद को भी मतलब उसका व्यवहार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो आत्मघाती होता है। आत्मघाती मतलब खुद को भी चोट पहुंचाना, ये होता है आत्मघाती का मतलब। तो ये एक ऑटिज़्म होता है। ऑटिज़्म के बारे में मैंने आपको शायद बहुत ज़्यादा बता दिया है, तो मैंने समझा दिया, तो इसमें क्वेश्चन में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसके अंदर जो आंसर डी है वो हमारा आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर किसकी मात्रा की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मात्रा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो विकास की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए में हमारे लिए दे रखा है विकास। तो विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास के अंदर गुण और मात्रा दोनों आती है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात की जाती है विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड होता है बी, वृद्धि दे रखा है। सी दे रखा है संतुलन और डी दे रखा है परिपक्वता। तो अगर हम संतुलन की बात करें तो ये पियाजे ने दिया था। और यहाँ पर हम चलो ठीक है इनकी पहले बात नहीं करते, हम विकास और वृद्धि दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो विकास के अंदर गुण और मात्रा दोनों आती है, वृद्धि के अंदर क्या होती है? ओनली मात्रा आती है। तो इसके अंदर हमने क्या है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। यहाँ पर किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। पहली बात तो हम किशोर अवस्था की बात करते हैं, उसकी एज होती है हमारी 12 से 18 वाली। 12 से 18 वाली जो एज होती है वो क्या होती है? किशोर अवस्था होती है। तो यहाँ पर एक जो 12 से 18 वर्ष का बच्चा है उसके लिए माता पिता को और शिक्षक को कौन कौन से कार्य करने चाहिए ताकि उसका आने वाला जीवन अच्छा बने? तो इसके लिए ऑप्शन ए दे रखा है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान। ऑब्वियसली लिंग शिक्षा का हमें उसको अच्छे से क्या देना चाहिए? ज्ञान देना चाहिए। बी ऑप्शन में दे रखा है उचित वातावरण प्रदान करना। सी ऑप्शन में दे रखा है परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवाओं की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। और डी दे रखा है ऊपर लिखित सभी। तो इसके अंदर डी ऑप्शन जो है हमारा वो आ जाएगा, सभी उसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? हमें मैं एक बात बता दूं आपको कि नहीं है जो ऑप्शन में अगर दे रखा हो ना तो आपको पहले ही उसको
एक छोटी सी लाइन कर लेनी है नहीं है पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो इसमें दे रखा है नहीं है, यानी कि हमें नेगेटिव जो है इसमें से उसको अलग कर लेना है, ठीक है, पॉजिटिव को रखना है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। बी ऑप्शन में दे रखा है ये व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है। और डी ऑप्शन में दे रखा है ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि क्रियात्मक शोध होता क्या है। क्रियात्मक जो शोध होता है, एक्शन रिसर्च, ये विद्यालय से संबंधित होता है और इसके अंदर समस्याओं का समाधान विद्यालय में उपस्थित शिक्षक, ठीक है, शिक्षक जो होते हैं वही समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। तो शिक्षक होते हैं वही करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण नहीं करता है, यहाँ पर ये मौलिक अनुसंधान का कार्य होता है। तो ठीक है, तो व्यवहारिक समस्या बी ऑप्शन में जैसे दे रखा है व्यवहारिक समस्या, तो व्यवहारिक समस्या क्योंकि विद्यालय की जो व्यवहारिक समस्याएं होती है, पाठ्यक्रम की समस्या हो सकती है, हमारी बच्चों को लेके बच्चों की जो समस्याएं होती है वो हो सकती हैं। तो ये इसका आंसर मतलब बी तो इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि तो क्रियात्मक शोध से संबंधित है। सी है त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर ये केंद्रित होता है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर तुरंत समस्या की क्या की जाती है, समाधान किया जाता है। डी हो गया रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य करने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन के लिए दे रखा है उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। और डी में दे रखा है जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें, तो तत्परता का नियम है हमारा थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अंदर, तो ये सही हो जाएगा। इसमें बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि हमारे थॉर्नडाइक में नहीं दी थी, तो इसके अंदर इसका आंसर तो बी हो जाएगा। हम सी भी देख लेते हैं, उचित अभ्यास, और अभ्यास का जो नियम है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया, तो ये इसके अंदर सही है। और जहाँ तक वो शिक्षक को पुरस्कार हमने संतोष और असंतोष का नियम उसके अंदर पढ़ा ही था, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। मतलब खुद के नज़रिए में कि आप जो खुद सोच रहे हैं और सामने वाला जो सोच रहा है उसके नज़रिए में बच्चा यहाँ पे क्या नहीं कर सकता। बाल्यावस्था की एज अगर हम बात करें तो नॉर्मली साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी होती है 6 से 12 वर्ष की जो एज होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था की एज होती है। तो इस एज के अंदर एक स्टेज होती है कौन सी, जिसके अंदर बच्चा खुद के नज़रिए में और दूसरे के नज़रिए में क्या नहीं कर पाता, फ़र्क नज़र नहीं कर पाता। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, ए दे रखा है केंद्रस्थ यानी सेंट्रिसिज्म, बी दे रखा है आत्म केंद्रस्थ ईगो सेंट्रिसिज्म, सी दे रखा है जड़ात्मवाद एनिमिज्म, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमें जीन पियाजे ने ये हमें दिया था, और जीन पियाजे ने इसके अंदर एक्चुअली आत्म केंद्रस्थ होता क्या है, इसके अंदर अब खुद के और दूसरे के नज़रिए में बच्चा फ़र्क अंतर नहीं कर पाता, उसे आत्म केंद्रस्थ बोलते। केंद्रस्थ तो नहीं होता, इसमें आत्म केंद्रस्थ होता है, और ये पियाजे ने दिया था।
इसके अंदर इन्होंने 3 पर्वत वाला जो प्रयोग है वो भी इन्होंने इसके अंदर किया था। और जो 3 पर्वत का प्रयोग है उसके अंदर क्या था, 3 पर्वत बना दिए थे और एक तरफ एक कोई भी खिलौना रख दिया और एक तरफ एक बालक को बिठा दिया, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में वो पर्वत बनाया। और जब बालक से पूछा कि बताओ बेटा कि जो बुढ़ा सामने बैठा है उसको ये पर्वत कैसे देखा, तो बच्चे ने उसके नज़रिए से आंसर नहीं दिया, बच्चे ने खुद के नज़रिए से उसका आंसर दिया कि ये पर्वत इस तरीके के दिख रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है और हमें ये याद करनी पड़ेगी। और ये डेफिनेशन दी थी हमारे एडलर साहब ने। किसने दी थी, एडलर ने। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एडलर, अल्फ्रेड एडलर। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। अत्यंत निपुणता पूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्डर ने बल दिया था। इसमें ए दे रखा है पुरस्कार तथा सजा, बी दे रखा है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सी दे रखा है स्व वास्तविकीकरण और डी दे रखा है ऊपर लिखित कोई नहीं। तो हमें बांडुरा जो थे, बांडुरा तथा वोल्डर ने, उन्होंने निरीक्षण युक्त यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड इमिटेशन इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर स्व वास्तविकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो स्व वास्तविकीकरण की बात की थी मैस्लो ने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं हम। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए। मतलब एक शिक्षक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पे हमें जोर देना है इसमें ऑप्शन ए दे रखा है एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा कराना। ठीक है। बी दे रखा है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, मतलब व्यस्त रहे, खुद ही ट्यूशन लेता रहे, बस बच्चों पर ध्यान नहीं दे। सी दे रखा है विद्यालय के नियमितता यानी रेगुलरली वो वहाँ पर आए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे जो नेगेटिव लग रहा है वो हमें ये लग रहा है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में क्या रखना चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए। ये ऐसा उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए और अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाना चाहिए। विद्यालय के लिए नियमित यानी रेगुलरली आए, वो समय का पाबंद होना चाहिए और हर बालक की अधिगम क्षमता, क्योंकि हमने पढ़ा था व्यक्तिगत विभिन्नता पे ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसको अलग से, मतलब जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो लगवाई जाती है स्कूल के अंदर, उस पर उसे ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब इंग्लिश में भी देख। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनिच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। मतलब ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि उसको सिर्फ अपने सुख से मतलब होता है कि भाई मैं जो भी कार्य करूं मुझे बस अपना खुद का सुख चाहिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, नैतिकता से, नियम से, सिद्धांतों से किसी को कोई फ़र्क पड़े या नहीं पड़े उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फ्राइड ने जो है 3 अवस्थाएं दी थी, अहम, परा अहम और इदम अहम और परा अहम। ठीक है। इड ईगो और सुपर ईगो, ये 3 स्टेज दी थी उसने सिगमंड फ्राइड ने। तो इसके अंदर जो सुख पे सबसे ज़्यादा जोर देता है वो इड अवस्था देती है हमारी। इदम जो हिंदी में बोलते हैं हम, वो इसके अंदर क्या देती है, जोर देती है।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपनी इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। मतलब कि एक तकनीकी होती है, एक टेक्निक होती है जिसके अंदर बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है और जिसे बाद में अपनी इच्छुक चीज़, मतलब कोई चीज़ होती है, मान लीजिए उसको किसी ने 10 रुपये दिए, अब 10 रुपये वो किसी को दे देगा और उसके बदले वो कुछ और ले लेगा। जैसे नहीं होता, मेहमान आते घर में, बुआ, चाचा चाची, कोई भी आया घर में, मौसी वगैरह, ठीक है, तो कोई भी आया और वो आपको पैसे दे के गए, मान लिया 100 रुपये आपको दे के गए, 10 रुपये आपको दे के गए, ठीक है, तो वो पैसे आप किसको दे दोगे, वो मम्मी को दे दोगे और मम्मी को दे दोगे, ठीक है। फिर कोई आया 10 रुपये दे के गया आपको, फिर आपने मम्मी को दे दिया, फिर मम्मी से आप क्या करोगे, किसी और चीज़ की डिमांड करोगे कि मम्मी मुझे तो कपड़े दिला देना, या मम्मी मुझे वीडियो गेम दिला देना, इस तरीके से। तो ये क्या हो गई, टोकन इकोनॉमी हो गई। मतलब आपने टोकन के रूप में क्या किया, जमा किया और उसके बदले में फिर आपने कोई भी मतलब चीज़ ले ली, अपनी इच्छुक चीज़, तो इसको बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण यानी स्टूडेंट्स बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है, मतलब उसको डर भी लग रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष इन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो देखिए, इसके अंदर मैं सबसे पहले बता दूं आपको, इसके अंदर क्या होती है, एक पद्धति होती है, एक पद्धति और एक वर्जन, दो जो शब्द है आप इनको पढ़ो। सबसे पहले समझते हैं अपन, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है इसके अंदर, पद्धति को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं, और ये क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब आपके पास एक पॉजिटिव सिचुएशन है, इसे बोलते हैं अप्रोच इंग्लिश में। और एक होता है वर्जन यानी अवॉइडेंस, क्या होती है, अवॉइडेंस, ठीक है। तो जब आप कोई अच्छा आपको फल मिल रहा है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसे तो बोलते हैं अप्रोच, और अगर आपको नेगेटिव आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसे बोलते हैं अवॉइडेंस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। तो आप मान लीजिए किसी के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि नहीं, मुझे उससे जाके सॉरी बोलना चाहिए, या फिर मुझे अपनी जो भी गिल्टीज़ है उनको जाके कम करना है, मुझे उन चीज़ों को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो उसके सामने, तो अच्छी बात है ना। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अप्रोच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अप्रोच हो जाएगी। तो इसके अंदर पहली जो है हमारी, वो तो क्या हो गई, पद्धति हो गई, क्या हो गई, पद्धति हो गई, क्या हो गई, पद्धति हो गई फर्स्ट। सेकंड, इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि अगर मान लीजिए मैंने जाके बोल दिया वहाँ पे और टीचर ने मुझे पीट दिया तो ये उसके लिए नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा, यानी अवॉइडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पद्धति और वर्जन, तो हमारा जो इसके अंदर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पद्धति वर्जन, सी वाला जो आंसर है वो हो जाएगा इसके अंदर, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं हम। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, वो ये आ गई, ठीक है, कि उसको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, संप्रेषण करने में दिक्कत होती है उसे, ठीक है। तो असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, और ऐसा वो एक बार नहीं करता, बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है श्रवण बाधिता, बी में दे रखा है शैक्षिक पिछड़ापन, सी में दे रखा है शैशव स्वाधीनता, और डी में दे रखा है अधिगम अक्षमता। देखो, ए की अगर हम बात करते हैं, श्रवण बाधिता यानी कि उसको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, सुनने में दिक्कत हो रही है तो संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में क्यों कमी होगी उसके अंदर, ऐसा नहीं होगा। शैक्षिक पिछड़ापन है कि आप किसी सब्जेक्ट में पीछे हो, ठीक है, या फिर जीवन के किसी क्षेत्र के अंदर पीछे हो आप, तो ये शैक्षिक पिछड़ापन, तो इसमें कम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। शैशव स्वाधीनता, मैंने आपको पहले बताया था ऑटिज्म के बारे में, काफ़ी कुछ बता दिया था। तो ऑटिज्म
जो है उसके अंदर ही ऐसा होता है। और 5 वर्ष के बच्चे की यहाँ पर बात करें, यानी बाल्यावस्था में ही ये चीज़ें होती है। और अधिगम अक्षमता नहीं है, क्योंकि अधिगम अक्षमता का मतलब होता है आपको लिखने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि उसको क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन।